दोस्तों आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी बातें करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जैसे जब से कोरोना आया तब से हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई फ़र्क देखने को मिल जाता है। अगर हम किसी का भी एग्जांपल ले, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं लेता, हम अपने आप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अपना एग्जांपल लेना सबसे सक्सेस रहेगा। देखिए दोस्तों, आज लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, 2 साल से भी ज़्यादा बल्कि समय हो गया है, पर हम अनलॉक की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन तो मार्च में लगा था, तो आज अप्रैल मंथ चल रहा है 2022 का, तो लगभग 2 साल और 1 महीने हो चुके हैं। 25 महीनों बाद भी हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ हम थे। मतलब अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो इंसान जिस स्थिति में था उस स्थिति में भी आज नहीं पहुंचा। 2-2.25 साल बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक हम थे। आज एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों 2020 मार्च तक मैं प्रिंटिंग का बिजनेस किया करता था। प्रिंटिंग मतलब पेपर प्रिंटिंग, फ्लैक्स बोर्ड, लीफलेट, ब्रोशर, मतलब पेपर प्रिंटिंग को आप मेन आधार मानिए। पेपर प्रिंटिंग का बिजनेस किया करता था। तो उस पेपर प्रिंटिंग के बिजनेस के अंदर जो है ना, हमारे पास एक्चुअल में मेन तो था हमारा अनुभव। जो भी हमने पिछले 10-12 सालों का अनुभव ले रखा था, उस अनुभव के आधार पर हम लोग अपने बिजनेस को कर पा रहे थे। जिसका मतलब था कि हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो लगभग ना के बराबर थी। सिर्फ और सिर्फ हमारी नॉलेज, जिसको आप ज्ञान बोल सकते हैं, आप उसकी योग्यता बोल सकते हैं, कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपको काम करने के लिए बहुत सारे उसके स्टेजेस हैं। जैसे अगर आप कोई भी प्रिंटिंग का बिजनेस करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिज़ाइनिंग की समझ होनी चाहिए। या तो आपको डिज़ाइन बनाना आता होना चाहिए, या आपको डिज़ाइनर से डिज़ाइन का लेआउट तैयार करवाना आना चाहिए कि क्या तैयार करवाना है। साइज़ों का ज्ञान होना चाहिए, पेपर्स का ज्ञान होना चाहिए, और तो और आपको पेपर की जो साइजेस अवेलेबल होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, पेपर की ग्रामेज का ज्ञान होना चाहिए, फिर पेपर के रेट का कैलकुलेशन, और कैसे आप किस जॉब में से किस जॉब को बनाएंगे, ये सब कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए। तो इस ज्ञान के अलावा आपके पास जो बेसिक जिसको बोलते हैं कि आपके पास प्रिंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग में आपको ये पता होना चाहिए कौन सी जॉब ऑफसेट की है, कौन सी जॉब डिजिटल की है। ऑफसेट में भी कितनी तरह की ऑफसेट है, कोई मिनी ऑफसेट है, कोई बड़ी ऑफसेट है, कोई उससे भी बड़ी ऑफसेट है। सब ऑफसेट के ना अलग अलग मॉडल, अलग अलग साइज होते हैं। इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम यही अनुभव होता है। उसके बाद फिर हम कस्टमर को कोई भी आइटम बनानी है तो उसका रेट कोड करते हैं, रेट कैलकुलेशन करके प्रिंटिंग की कॉस्ट। क्योंकि ये एक इंसान सारा सेटअप लगा लेगा तो वो फिर क्या करेगा, फिर वो किसी के पास काम मांगने के लिए नहीं जाएगा, छोटा काम बड़ा काम। क्योंकि जो भी मशीनें होती है ना, एक मशीन से तो सारे काम होना नहीं है। 36 तरह की प्रोसेस है, 36 तरह की जॉब्स है, 36 तरह की मशीनें हैं। वो सारी मशीनें अगर हम इंडोर लगा भी लेते हैं, पहली बात तो हमारे बस की बात नहीं है। दूसरी बात है कि अगर हम लगा भी लेते हैं तो उसके लिए ना प्रोडक्शन चाहिए होता है। हर मशीन को 8 घंटे का, 10 घंटे का प्रोडक्शन चाहिए। कितनी जॉब निकालेगा, उस जॉब निकालने के बाद वो जो है आप उसके हिसाब से काम लाओगे। तो इस सारे अनुभव के बाद जो है ना, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत जो है बहुत होती है। अगर आप सोचें कि इतना बड़ा सेटअप लगाएंगे, इतनी बड़ी प्रोडक्शन, इतने बड़े लेबर, तो वो एक्चुअल में होते हैं सिर्फ प्रोडक्शन निकालने वाले। वो कभी किसी से काम मांगने नहीं जाएंगे। अगर काम मांगेंगे भी तो वो एजेंट से काम मांगते हैं जो प्रिंटिंग का काम लोगों के लिए करते हैं, ताकि उनके पास मल्टीपल प्रिंटर्स हो और उनकी मशीनें प्रोडक्शन के हिसाब से काम चलाती रहे। तो अब मैं शॉर्ट करता हूँ। मुद्दे वाली बात यह है कि मैं एक प्रिंटर था
जिसको हम बोलते हैं फ्रीलांसर टाइप का। मतलब मेरी कोई अपनी मशीन नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है प्रिंटिंग का। मैं तो एक डिज़ाइनर भी था, तो इसलिए मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं डिज़ाइन भी करता था और डिज़ाइन अप्रूव करवा के उस जॉब को प्रिंट भी करना जानता था कि कैसे, कौन सी मशीन पे कौन सा पेपर। तो मेरी लाइफ एक तरह से हम पता नहीं परमात्मा के नाशुक्राना करते हैं कि हम उस वक्त परमात्मा का ना शुक्राना करते थे, मतलब शुक्राना नहीं कर पाते थे कि हमारी जीविका बहुत अच्छी चल रही है। बट आज हमें रियलाइज होता है कि हमारी उस वक्त जो जीविका थी वो बहुत ज़्यादा इजी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्दी वेल्दी थी, पर हम लोगों ने शायद उस वक्त प्रभु का शुक्राना नहीं किया। आज मुझे उस बात का बड़ा अफसोस होता है कि हम इतने अच्छे टाइम को आज मिस करते हैं। आज 2 साल के अंदर मैंने इतने ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। मैंने नहीं, ये सब कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये आप लोगों की कहानी है। बस ये कि ये आप बीती मेरे मुंह से सुनाई जा रही है, कहानी सबकी सेम है। सेम ऐसे है कि देखो, कोरोना का जो पहला लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जब वो अनलॉक हुआ लगभग 2.5 महीने बाद, तब तक जो है ना हम लोग सारे लोग बिखर चुके थे। बिखरने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अकेले मैं बिखरा, आप सब बिखरे। आप सबके साथ साथ जो आपकी पार्टियां थी, जो भी जैसे जो भी काम जो करता है, जैसे मान लीजिए हम प्रिंटर थे, तो हम लोगों से जो लोग प्रिंट करवाते थे उनके भी तो सब कुछ खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद दोबारा से जब अनलॉक हुआ तो कुछ लोगों ने, लगभग 5 या 10% लोगों ने दोबारा से काम को रीस्टार्ट करने का सोचा। किसी के पास थोड़ा बैकअप बचा हुआ था, पर हम लोगों का तो 2.5 महीने में बैकअप खत्म हो गया था, बिल्कुल ठन गोपाल हो गया था भाई मैं तो। अब मेरे लिए उस प्रीवियस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए पहली बात तो कोई पार्टी ही नहीं थी हमारे पास, क्योंकि पार्टियां भी लगभग हमारी सारी मर गई थी। क्योंकि मैं जिन पार्टियों का काम करता था वो मोस्टली स्कूल वाले थे, और स्कूल वालों का तो बंटाधार हो गया। उसके बाद मेरे पास कुछ थे रेस्टोरेंट वालों के लिए भी आप देख रहे थे क्या हो रहा था। लॉकडाउन में भी वो रेस्टोरेंट खुले थे, पर भाई पैसे किसके पास थे, और जो भी सब था वो टेक अवे था या फिर होम डिलीवरी थी। पर आप सोचिए कि सिटिंग अलाउड नहीं थी, आप लोग सब लॉकडाउन में थे, हम लोग कौन पैसा खर्चेगा कोरोना में। जो भी काम आ भी रहा था रेस्टोरेंट के पास वो सिर्फ 10 से 25% था, 75% वाज गॉन, completely lost. So not just I and you, I think everyone has lost a lot. सबने बहुत कुछ खोया है। पर यहाँ पर बात एक्चुअली काम धंधों से जुड़ी हो रही है कि हमने काम धंधों में क्या खोया है। तो आप मानिए 2.5 महीने बाद जब हमारा अनलॉक 1 हुआ, उस अनलॉक 1 में मैंने सबसे पहले क्या किया, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, और मेरे पास जो प्रिंटिंग के कस्टमर थे वो सब तो एक तरह से बंद ही थे। स्कूल तो लगभग खुले ही नहीं। पिछले 2 सालों में स्कूल तो लगभग 1-2 बार खुले होंगे तो खुले होंगे, अदरवाइज खुले ही नहीं। पर हम लोग तो पिछले 2.5-3 महीनों में ही अपना बैंड बजवा चुके थे। तो अब 2.5 महीने बाद मैं कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया था। अब जिसकी तरफ भी देखूं वो सब के सब प्रभावित हुए इस सिचुएशन से। मैं अकेला नहीं था, तो किसी से हेल्प की भी गुहार नहीं लगा सकते थे। और हेल्प भी कैसी, एक ऐसी हेल्प मांगना जो अनिश्चित काल के लिए हो। क्योंकि देखो, कोई भी पहली बात तो इतना बड़ा बैकअप लेकर बैठता नहीं है कि अपने साथ साथ किसी और का भी घर चला ले। और जो हमसे हो सका ना, हमने जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो स्टार्टिंग के जो 8-10 दिन 15 दिन थे ना, उसमें हमसे जो बन पड़ा हमने लोगों के लिए किया। अब मैं उस किसी का पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि मैं किसी का नाम लेने नहीं जा रहा, पर मुद्दे वाली बात है कि हमसे जो बन पड़ा हमने लोगों की मदद की। और जब वो लॉकडाउन आगे बढ़ता रहा तो हमारा भी बंटाधार हो गया और हम लोग कम्प्लीटली लॉस्ट हो गए। इवन आप विश्वास मानेंगे कि मैं ये कॉन्फिडेंस ही खो गया था कि ये सब कुछ दोबारा से नॉर्मल होगा ज़िंदगी में। मेरे बच्चों को भी फीस का एरिया खड़ा होने लग गया स्कूल का। पहले तो हमने 1-2 महीने तो कैसे तैसे करके, किसी को पता ही नहीं था। जब पता लगा तो हम क्रेडिट कार्ड से लिंगर ऑन, वैसे भी ज़िंदगी तो हम EMI में काट ही रहे थे। तो हमने ये उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। पर जब 2.5-3 महीने बाद अनलॉक हुआ, अनलॉक होने के बाद आप विश्वास मानिए मेरे पास तो कोई काम नहीं था, और मैं ये सोच भी नहीं पा रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। लॉकडाउन में भी अगर जो काम कर पा रहे थे वो कुछ करियाने वाले काम कर पा रहे थे और सब्जी वाले। तो मुझे एक बार ये भी हुआ कि यार मैं सब्जी लगा कर देखूँ क्या। शर्म तो बहुत आई, पर मैं एक बार सब्जी के लिए मंडी भी गया।
मैंने एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था वीडियो में कि मार्केटों में, मंडियों में क्या हाल था कोरोना के दौरान। तो वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि वहाँ तो कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, मास्किंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो कोरोना का डर भी एक सता रहा था कि कोरोना ही ना हो जाए। तो उस डर से मैंने वो काम नहीं किया। फिर मुझे कुछ काम सूझा, थोड़ी मार्केटें खोली, तो मैं इलायचियाँ लेकर आया, जो आपकी कार्डमम होती है वो लेकर आया, और वो मैंने प्लास्टिक की पन्नियों में पैक करके, जैसे पत्ते में आती है ना दुकानों में देखोगे आप, वो पत्ते बनाए और पत्ते बनाकर मैं मार्केट में चल दिया। जैसे मान लीजिए मेरे को 80 रुपये का घर में एक पत्ता पड़ रहा है, तो मैंने उसको 90 या 95 का सेल करने की कोशिश की। पर क्योंकि आप एक अच्छे प्रोफेशन से आ रहे हैं, एक तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इतना गिर के काम करें, और फिर आप मार्केट में सही मायने में अगर एक जौहरी भी अपनी दुकान को छोड़ के अगर मार्केट में सोना लेके जाए ना, और दुकानदारों को बोले भाई मैं सोना सस्ता दे रहा हूँ, मान लीजिए लेट से अगर जौहरी भी दुकानदार के पास जाकर ये कहता है कि भाई आज 45,000 रुपये का रेट चल रहा है गोल्ड का, एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं तुम्हें 40,000 रुपये में गोल्ड दे दूंगा, तो आप विश्वास मानिए पहली बार में उस जौहरी को भी कोई सामान उससे नहीं खरीदेगा। उसको बोलेंगे चल चल आगे चल, या उसका तिरस्कार करेंगे, या हो सकता है उसको बोले 10,000 रुपये में देगा, 5,000 में देगा, चल चल तू झूठ बोल रहा है, तू फ्रॉड है, तू खोटा सोना दे रहा है। मतलब इस तरह से ना, मतलब कटघरे में खड़ा कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप सोना लेने भी जाओगे तो सोना भी आपको मिट्टी के रेट में बेचना पड़ेगा। इसको बोलते हैं समय। पर चलिए अब मुद्दे की बात यह है कि इस तरह से मैं कार्डमम बेचने के लिए गया, और कार्डमम में मैं अनसक्सेसफुल रहा। फिर मैंने सेकंड एक्सपीरियंस लेने के लिए कुछ और काम करना चाहा, तो फिर मैं मार्केट जाता था, तो मुझे लगा कि मार्केट में लोग कुछ भी डाल के देते हैं। तो एक कैरी बैग होता है प्लास्टिक का, जिसको हम पन्नी बोलते हैं, पन्नी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो मैंने पन्नी के ऊपर थोड़ी सी R&D करनी चाहिए, और एक मेरे फ्रेंड थे जो ऑलरेडी कुछ इससे जुड़ा हुआ काम कर रहे थे, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप नरेश एक काम करो, आप पन्नी की सप्लाई करो। और ये उन्होंने मुझे लॉकडाउन से कुछ महीने पहले भी, जब हम एक्स्ट्रा इनकम की बातें करते थे, तब भी उन्होंने ये सजेशन दिया था। बट तब तो हम अपनी हवा में थे। पर चलिए मैंने वो उस वाले जो एडवाइस है उसको अब माना, और अब मैंने जाके पन्नी के ऊपर रिसर्च किया, और पन्नी मैंने होलसेल वालों के पास गया, और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस भी करवा दिया स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जब आप काम शुरू करते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में तो अब प्रभु, ईश्वर या भगवान या जिसको भी आप मानते हैं, खुदा, वो नीचे आके तो आपको बोलेगा नहीं कि भाई मैं भगवान हूँ या मैं खुदा हूँ, तू मेरी बात मान। वो इंसान के रूप में ही आता है। तो हमारे दोस्त वो एक तरह से भगवान के भेजे हुए संदेश के रूप में हमने उनको स्वीकार किया, और उनके दिखाए रास्ते पे हमने शुरू कर दिया काम। आप विश्वास मानिएगा कि इतना जलील हो जाता था मैं पन्नी बेचते हुए। जब मैं दुकानों पे जाता था, मैं अगर 120 रुपए की चीज़ लेके जाता था और 125 या 130 की बेचता था, दुकानदार वही 100 रुपए की आती है, विश्वास नहीं करता था, तुम पता नहीं रेगुलर आओगे नहीं आओगे, तुम्हारा माल कच्चा है, तुम खराब हो, तुम्हारा रेट ज़्यादा है, इस तरह के एक्सक्यूजेस देके। तो कुछ लोग जो है ना, मतलब जैसे हमारा 1 किलो का पैक था, कोई कहता 250 ग्राम दे, मैंने कहा भाई 1 किलो का पैक है, तो वो लोग कहते चल चल आगे चल। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब बातें सुननी पड़ी। फिर धीरे धीरे 1 दुकान, 2 दुकान, 10 दुकान, 20 दुकान, 50 दुकान, 100 दुकान रेगुलर हो गई। रेगुलर भी ऐसे हो गई कि आपको कैसा अनुभव शेयर करूँ कि एक फ्रूट वाला भी ऐसे बोलता था, जैसे उसकी दुकान पे पन्नी देने जाऊँ, उसके बाद 5-7 पन्नी पड़ी है, तो कहता था अभी चल जाएगा। जैसे ही मैं उसकी दुकान के आगे से निकलता था, वो आधे घंटे के अंदर ही मुझे फोन करता था, हेलो आजा पन्नी दे जा। मतलब इतना गुस्सा आता था कि मैं तेरे पास आया हूँ, तब मुझे पन्नी तू नहीं ले रहा, उसके बाद 5-10 पन्नी तेरी खत्म हुई, उसके बाद ही तू पन्नी ले रहा है। मतलब अपने पास स्टॉक भी नहीं रख रहा। आप विश्वास मानिए कि, पर वही है कि जिसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है ना कि मजबूरी का नाम डैश, बस समय था। और वो दोस्त समय पता नहीं लगा मुझे, वो ऐसे समय बीतता रहा, कुछ ठीक हो ही नहीं रहा था। मतलब आप पन्नी के मार्जिन को 5 रुपए से 10 रुपए किलो के मार्जिन से आप दिन भर में कोई 500 किलो पन्नी नहीं बेच पानी।
आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, पर आप विश्वास मानिए 50 किलो पन्नी बेचकर आप 250, 300 या 400 रुपये कमा कर कोई बहुत बड़ा किले फतह नहीं कर सकते थे। पर क्योंकि गिव इट अ गो, इसको आगे बढ़ते रहना था, आगे चलते जाना था, ताकि मेंटली हम कहीं एंगेज रहें, फिजिकली हम कहीं एंगेज रहें, हमें जंग ही ना लग जाए। पर इस बीच में वैक्सीन आई, फिर वैक्सीनेशन लोगों का होने लगा, फिर धीरे धीरे से वही अनलॉक लॉकडाउन, अनलॉक लॉकडाउन ये चलता रहा। इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि हम अपनी जो पुरानी लाइन थे उससे डिस्कनेक्टेड हो गए। धीरे 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 हमने पन्नी की और वैरायटी बढ़ाई, फिर हमने उसको और थोड़ी क्वांटिटी वाइज वॉल्यूम खरीदने लग गए, और पैसा किसी से इन्वेस्ट करवाया। कहने का मतलब है कि हम एक तो मरता क्या ना करता, ब्याज पे पैसे लेकर मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट किया। करते 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 धीरे धीरे मैंने लास्ट में देखा कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। हम कितना भी कर लें, हम 500-700 रुपये से ऊपर नहीं जा सकते इस काम में। तो दोस्तों फिर धीरे 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 मैंने कुछ और आइटम्स को देखना शुरू किया, क्योंकि मैं कुछ जो केक एंड पेस्ट्री की जो दुकानें होती है, बेकरी की शॉप, उन पर भी जाता था। धीरे धीरे मैंने उन पर जाकर देखना शुरू किया। उनके पास कुछ रबड़ की आइटम आती थी, जैसे गुब्बारे आते थे, और उनकी चाकू, टैग, डब्बे, ये सब चीज़ें मैं देखता था। पर मेरे पास पैसा नहीं था, और कुछ दुकानदार मुझे प्रोत्साहित करने के लिए या अपना सामान मेरे ज़रिए, मतलब उनको मार्केट ना जाना पड़े, मेरे ज़रिए मंगाने के लिए मुझे कहते थे, पर मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मुझे नॉलेज भी नहीं थी। तो धीरे धीरे मैंने 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम में मैं घुसा, और धीरे धीरे मैंने नॉलेज ली। नॉलेज लेते 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 मैंने एक दिन, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना बीता, तो मैंने धीरे धीरे उसमें और पैसे लोन लेकर इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो दोस्तों आप मानिए कि आज मैं बर्थडे आइटम और पॉलीथीन दोनों का काम मिलाकर कर रहा हूँ। पर आज कहने के बावजूद आज लगभग 8 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और उस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 250 प्लस आइटम है मेरे पास। पर आज भी मुझे लगता है कि जो मैं प्रिंटिंग बिजनेस में कमा रहा था ना दोस्तों, वो मैं आज भी नहीं कमा पा रहा। और आज भी मैं उसी बैग को उठाकर, इतना भारी भरकम काम है, इतना मतलब कभी कभी देखो शर्म तो स्टार्टिंग में बहुत आती है, पर जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, मेरे आसपास के जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो आसपास के पड़ोसी हैं, मैंने उन सबको भी एक तरह से अपनी शर्म की वजह से इग्नोर किया कि मैं आगे करता हूँ, कोई बात नहीं, जीवन है, जीवन में संघर्ष करना ही ज़रूरी है। क्योंकि देखो अगर मैं हार जाता तो कहीं ना कहीं फिर वही है लॉस ऑफ लाइफ, उस तरह सोचने लगता। तो दोस्तों मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे हज़ारों लोगों ने जॉब छोड़ी। मैंने यहाँ तक देखा कि एक हलवाई है ना, जो मान लीजिए 500 समोसे डेली बेचता है, वो 50 समोसे पे आ गया, तो उसको वो समझ में आ गया कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा। उस बेचारे ने अपने दुकान के आगे सब्जी रखनी शुरू कर दी, या कुछ सब्जी वालों ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। रिक्शा वाले खाली थे तो उन्होंने सब्जी बेचना शुरू कर दिया, सफ़ेदी वाले खाली थे तो उन्होंने सब्जी बेचना शुरू कर दिया। फिर वो जैसे जैसे अनलॉक होता गया ना, वो वापस अपने काम में जा ही नहीं पाए। वैसे मैं भी अपने काम में नहीं जा पाया। तो आज मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है। मेरा बर्थडे डेकोरेशन की जो आइटम है उसकी सप्लाईज का काम है, साथ में मैं पॉलीथीन के सप्लाई करता हूँ। पर दोस्तों मुझे इस बात से ना कोई भी निराशा नहीं है कि क्या ये मेरे भाग्य में लिखा था। दोस्तों मेरे नहीं, इस कोरोना आने के बाद आपके, हम सबके भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पर दोस्तों मेरी सिर्फ आपसे इस वीडियो को अंत करते हुए सिर्फ यही अपील है दोस्तों, हारना मत, इसी का नाम जिंदगी है। ये जो कोरोना जैसी वेव हमारी जिंदगी में जो आई ना, ये सबकी जिंदगी में एक साथ आई, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको बराबर कर दिया इस कोरोना ने। पर दोस्तों मेरा मुद्दा यही है कि जो परमात्मा ने, प्रभु ने, जो आपको ईश्वर ने, जो खुदा ने दिया है, उसका शुक्राना करो। जैसे मैं प्रिंटिंग में खुश नहीं था, आज मैं इस काम में अगर अपना वही शुक्राना नहीं करूंगा ना प्रभु का, तो कल इससे भी अगर 72 दिन आ जाएंगे तो फिर मुझे ये दिन अखरेंगे कि यार ये दिन इतने अच्छे थे। तो दोस्तों
मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूँ। जो भी समय हम देख रहे हैं या हमने देखा, उसका बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी यही आगाह करता हूँ कि आप सब भी परमात्मा का धन्यवाद करें और अपने जीवन में संघर्ष करते रहें। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मुझे सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।